अगर मैं आपको बताऊं कि आप यूरोप की 4 स्टनिंग कंट्रीज जो कि है ग्रीस, हंगरी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, आप ये कवर कर सकते हैं बजट मैनर में विदाउट बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। आपसे निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। फ्रॉम शेंजन वीजा हैक्स टू बजट ट्रैवल टिप्स, मेरे पास आपके लिए पूरा का पूरा एक रोड मैप है कि अगर आपको ये 4 कंट्रीज कवर करनी है तो आप बजट में विद इन 1.5 लाख आप कैसे कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद शेंजन वीजा। अगर आपको ये चारों कंट्रीज ट्रैवल करनी है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विद सिंगल वीजा विच इज शेंजन वीजा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको शेंजन वीजा अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जा सकते हैं, नहीं तो आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां से आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करके रखी है। आप वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरा बंडल बना के अपने नियरेस्ट VFS ग्लोबल के ऑफिस आप जा सकते हैं। मैं कुछ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपको चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाहिए होगा एक तो फॉर्म, जहाँ से भी आप उस कंट्री का फॉर्म जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड, आपको चाहिए है आपकी 3 से 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट, जिसमें आपको जो बैलेंस है वो होना चाहिए 2 लाख से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख के बीच में। फिर आपको चाहिए आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपके ITR लास्ट से 2 से 3 साल की आपकी ITR। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी स्लिप भी चाहिए होगी लास्ट 3 महीने की, और चाहिए होगा एक लीव लेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चाहिए होती है इसमें, वो आपको चाहिए साथ में आपको अपनी होटल की बुकिंग चाहिए और आपको चाहिए फ्लाइट टिकट्स। तो शेंजन वीज़ा आप उसी कंट्री से अप्लाई करना जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज स्टे करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे केस में हमने सबसे ज़्यादा स्टे करा था ग्रीस में, तो इसलिए हमने थ्रू ग्रीस शेंजन वीज़ा अप्लाई करा है। एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, थोड़े से एक बजट की टिप दे देती हूँ। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डमी टिकट्स भी अपलोड कर सकते हैं रादर देन बुकिंग योर कंफर्म टिकट्स। डमी टिकट्स आप वैसे तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन का समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक ट्रैवल एजेंट है, आप हमें मैसेज पे DM कर सकते हैं और हम आपको ट्रैवल एजेंट की डिटेल्स शेयर कर देंगे। दूसरा, एक और चीज़ होती है कि आपको ना अपनी होटल रिजर्वेशन भी शेयर करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं शेंजन वीज़ा फ्रॉम ग्रीस, तो आप बोल रहे हैं कि मैं ग्रीस में 10 से 15 दिन में अगर रहने वाला हूँ, तो पूरे 10 से 15 दिन की आपको चाहिए होगी होटल रिजर्वेशन। तो मैं एडवाइस करूँगी आप मेक माई ट्रिप या फिर आप अगोड़ा से पे एट होटल वाली आप रिजर्वेशन जो है आप वो कन्फर्म कर लेना, और अगर आपका शेंजन वीज़ा जब मिल जाएगा तो आप वो कैंसिल करके फिर जो भी आपको प्रॉपर बुकिंग चाहिए होगी आप वो बुक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ शेंजन वीज़ा। अगर आप VFS ग्लोबल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 11,000 से लेकर 12,000 पर पर्सन। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो फ्लाइट आपको कहाँ से बुक करानी चाहिए ताकि आप बजट में फ्लाइट बुक करा सके। जैसे कि इस बार मैंने बुक कराई थी एक एजेंट से, तो आप भी कर सकते हैं। अपने जो भी नियरेस्ट पॉसिबल एजेंट है वहाँ से या तो फ्लाइट बुक करा सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ वेबसाइट्स बता रही हूँ वहाँ से भी फ्लाइट बुक करा सकते हैं, जैसे कि है स्काई स्कैनर, मोमोंडो, गूगल फ्लाइट्स। और इन सारी वेबसाइट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको अपना केस बताती हूँ। तो अगर मैंने बुक कराई थी फ्रॉम दिल्ली टू एथेंस और मेरी एग्जिट थी फ्रॉम वियना टू दिल्ली। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, क्योंकि मेरी एग्जिट जो थी वो ग्रीस से नहीं थी। तो मेरा ये वाला जो राउंड ट्रिप पड़ा था ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 45,000 पर पर्सन की मैं बात बता रही हूँ आपको। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको इंटर सिटीज़ एंड इंटर कंट्रीज़ भी प्लान करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो जी, अब हम बात करते हैं करेंसी की। तो अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो प्लीज़ कैरी यूरोज विद यू। प्लीज़ इंडियन रुपीज़ मत कैरी करना, क्योंकि इंडियन रुपीज़ की सबसे पहले तो आपको कन्वर्जन यहाँ पर मिलेगी नहीं। अगर कोई भूले भटके आपको कन्वर्ट करके दे भी देगा तो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ कन्वर्जन लगाएगा, जो आपके बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगा। तो आप एक काम करना, आप जब अपने जो भी स्टेट में आप रहते हैं वहीं से भी नियरेस्ट पॉसिबल वे से आप अपनी करेंसी कन्वर्ट करा लेना फ्रॉम इंडियन रुपीज़ टू यूरोज, और यूरोज लेकर ही आना, क्योंकि कंट्रीज़ लाइक ग्रीस, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया में आपके यूरो ही चलेंगे। एक कंट्री है जिसमें अभी हमने ट्रैवल करा था विच वॉज हंगरी, वहाँ पर यूरो चल रहे थे बट बहुत कम चल रहे थे, स्मॉल शॉप्स में नहीं चल रहे थे, तो वहाँ पर चलेगी उनकी लोकल करेंसी जो कि थी हंगेरियन फॉरेंट।
ठीक है जी। तो बेटर रहेगा कि अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो आप यूरो लेकर आओ। बाई चांस अगर आपके पास यूरोज़ नहीं अरेंज हो पा रहे तो आप डॉलर्स भी ला सकते हैं, और आप जब यहाँ पर लैंड कर जाएँगे, यूरोप में लैंड कर जाएँगे, तो आप कोई भी करेंसी कन्वर्जन पे जाना, उस मार्केट से आप डॉलर्स टू यूरो कन्वर्ट करवा लेना। अब हम बात करते हैं सिम कार्ड की, क्योंकि अगर आप यूरोप आ रहे हैं तो आपको सिम कार्ड तो चाहिए ही होगा। दो चीज़ें मैं आपको सिम कार्ड के बारे में बता देती हूँ कि आप या तो फिजिकल सिम ले सकते हैं या फिर आप ई सिम भी ले सकते हैं। तो ई सिम से क्या फ़ायदा होगा, आपको कोई स्टोर वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, आप आराम से ऐप के थ्रू आप ई सिम जो है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं और आपके फ़ोन में वो चालू हो जाएगी। दूसरी मैं बात करती हूँ आपकी फ़िज़िकल सिम की। फ़िज़िकल सिम क्या है, जैसे मैं अपने केस में बात करती हूँ, हमने लिया था कॉस्मोटे का सिम कार्ड हमने लिया था, और हमने एथेंस से ही वो सिम कार्ड ले लिया था, जो कि हमें पड़ा था कुछ 15 यूरो का पड़ा था, और उसकी वैलिडिटी जो थी वो 6 महीने की वैलिडिटी थी, और उसमें मेरे को 25 जीबी ऑफ डेटा मिला था। अगर मेरा बाई चांस 25 जीबी का डेटा ख़त्म भी हो जाता है तो फिर मैं थोड़े से पैसे और डाल के 1.5 से 2 यूरो और डाल के मैं उसका टॉपअप भी, इंटरनेट टॉपअप भी करवा सकती हूँ। इसका फ़ायदा क्या था इस कॉस्मोटे का, कि मैंने जितनी भी कंट्री मैंने ट्रैवल करा है, मतलब 4 कंट्री हमने ट्रैवल करा था, तो उसमें चारों कंट्री में कॉस्मोटे का जो सिम कार्ड है वो चला था। तो जब आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, जो आपका वेंडर है आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरा सिम कार्ड हर कंट्री में यूरोप की चलेगा या नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो वेल एंड गुड, आपका बहुत ही ज़्यादा इससे पैसा बचेगा और आपकी हसल बच जाएगी, हर कंट्री में जाकर आपको सिम नहीं खरीदनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि एक मस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप शेंजन वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना इज़ मैंडेटरी। बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के प्लीज़ आप मत आइएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि दिल्ली एयरपोर्ट में भी फॉर एग्जांपल जो भी कैरियर से आप फ्लाइट ले रहे हैं वो भी कभी-कभी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस चेक करते हैं, और मिनिमम जो अमाउंट है ट्रैवल इंश्योरेंस का टू अप्लाई फॉर शेंजन वीज़ा होना चाहिए, मिनिमम इज़ 30,000 यूरोज़। तो ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी करना है आपको। अब जी हम बात करते हैं इंटर सिटी एंड इंटर कंट्री ट्रैवल की। मेरे केस में क्या था कि मेरे को दिल्ली से एथेंस तो मेरे को फ़्लाइट से ही आना था, और एथेंस से मुझे जाना था ऑस्ट्रिया बाय फ़्लाइट, क्योंकि एथेंस से ऑस्ट्रिया के लिए कोई बस या फिर ट्रेन नहीं चलती है। तो सिंस हम हमेशा बजट में रहते हैं, तो इसलिए जब एथेंस से हम ऑस्ट्रिया जा रहे थे तो हमने बुक कराई थी फ्रॉम बजट एयरलाइन जो है यूरोप की, जिसका नाम है रायन, हमने वहाँ से बुक कराई थी। उसकी क्यों बुक कराई थी, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। ऑब्वियसली बात है, बजट एरिया तो आपको लेग स्पेस इतना नहीं मिलता है, थोड़े ऑफ टाइमिंग पे होती है, बट आई थिंक दैट इज़ फाइन अगर आप बजट में है तो। एक चीज़, अगर आप रायन एयर से बुक करा रहे हैं या कोई भी बजट एयरलाइन से अगर आप बुक करा रहे हैं यूरोप में, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप फ्लाइट बुक कराते हैं, मेरे केस में रायन एयर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें चेक इन लगेज या फिर हैंड लगेज इंक्लूडेड, मोस्टली टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं होता है। आपको वो एक्स्ट्रा पैसे देके इंक्लूड कराना पड़ता है जब आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करा रहे हैं। तो अगर आपने वो एक्स्ट्रा लगेज जो है बुक नहीं कराया ड्यूरिंग अ फ्लाइट टिकट, तो एक और तरीका है, जब आप वेब चेक इन कर रहे होते हैं आप तब भी वो लगेज जो है आप ऐड कर सकते हैं। बाई चांस आप लगेज ऐड करना अगर भूल गए, एयरपोर्ट में आप विद लगेज चले गए, तो एयरपोर्ट में आपका पर केजी की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 13 यूरो रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा आपका। इसीलिए एडवाइजेबल है कि जैसे भी आप कोई भी बजट एयरलाइन बुक कराए यूरोप की साइड की, तो आपको चेक इन लगेज या फिर हैंड लगेज चेक करना है ड्यूरिंग बुकिंग योर फ्लाइट्स, ठीक है। और एक और चीज़ रायन एयर की जो हमने फेस करी थी हमारे प्रीवियस लर्निंग के हिसाब से, कि एक बार हम लोग चेक इन करना भूल गए थे, ऑनलाइन चेक इन करना हम भूल गए थे। तो हमने सोचा कि हम एयरपोर्ट तो पहुंच ही जाएंगे तो वहाँ पर जाकर चेक इन कर लेंगे, मगर ऑनलाइन हमने चेकिंग नहीं करी। इसकी वजह से हमें आई थिंक सो कुछ 30 से 35 यूरो पर पर्सन हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, वो थी उसकी ऑफलाइन चेक इन की कॉस्ट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप कोई भी बजट एयरलाइन बुक कर रहे हैं तो अपना 24 आवर पहले ही, सारी जनरली एयरलाइंस क्या करती हैं, अपना जो ऑनलाइन चेक इन है वो ओपन कर देती है, तो ऑनलाइन चेक इन आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जब आप सेंट्रल यूरोप पहुंच गए, जैसे कि आप पहुंच गए ऑस्ट्रिया, तो अब आपको अगर 2-3 कंट्रीज़ अपनी ऐड करनी है, जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रिया ऐड कर सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड ऐड कर सकते हैं, जर्मनी हो गई या फिर हंगरी हो गई या फिर प्राग हो गई या फिर स्लोवाकिया हो गई। अगर आप ये सारी कंट्रीज़ अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये सारी कंट्रीज़ जो है वो वेल कनेक्टेड है थ्रू ट्रेन्स, एंड सम ऑफ द कंट्रीज़ आर वेल कनेक्टेड थ्रू बसेज ऑल्सो। तो OBB नेटवर्क है एक, जो कि पूरे सेंट्रल यूरोप में चलता है, बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज नेटवर्क है। आप OBB की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में आप इंटर कंट्री जो है ट्रैवल बुक करवा सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका शेंजन वीज़ा आ गया है और आपकी आइटनरी दिमाग में बन चुकी है कि मुझे ये कंट्री जाना है, तो उसी टाइम पे आप अपना डिसीजन ले लेना और जो भी ट्रेन या बसेज है वो आप बुक करा लेना, क्योंकि ये जो प्राइसिंग होते हैं ये डायनामिक प्राइसिंग होते हैं। अगर आप अपने ट्रैवल टाइम से
3-4 हफ्ते पहले या महीना 1.5 महीने पहले अगर आप बुक कराएंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी आपकी ट्रेन टिकट एज़ कम्पेयर टू 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे कि हम पहुंच गए थे फ्रॉम ग्रीस, फ्रॉम एथेंस टू ऑस्ट्रिया हम पहुंच गए थे बाय फ्लाइट। तो अब मैं ऑस्ट्रिया, इंटरसिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, एंड जब हम गए हंगरी गए, हम स्लोवाकिया गए, स्लोवाकिया से वापस जब हम ऑस्ट्रिया में आए क्योंकि वापसी हमारी ऑस्ट्रिया से थी, तो वो सारी की सारी मैंने ट्रेन या फिर मैंने बस की जर्नी ही करी है। अगर आप बिल्कुल कॉस्ट फ्रेंडली हैं और आप बजट में चल रहे हैं हमारी तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नाइट ट्रेन्स भी बुक कर सकते हैं जिसको बोलते हैं नाइट जेट ट्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंसब्रुक से वापस वियना आ रहे थे तो मैंने इंसब्रुक में होटल बुक नहीं करा क्योंकि हमारा 1 दिन का ही ट्रिप था इंसब्रुक का। मैंने इंसब्रुक से वियना के लिए हमने नाइट ट्रेन बुक कर ली थी, तो जिससे क्या हुआ, पूरा दिन हम इंसब्रुक घूमे और रात को फिर हम ट्रेन में सफ़र करके हम सुबह सुबह वियना पहुंच गए। तो आप इस चीज़ का भी अपना ध्यान रख सकते हैं। एक वेबसाइट है ओमियो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बस एंड ट्रेन की जो फेयर्स है वो कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बस से जाना है या फिर आपको ट्रेन से जाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप जब ये यूरोप प्लान कर रहे हैं तो आप रहेंगे कहाँ पर, वो भी बजट में। तो हमारी वेजी वॉन्डर्स की हमेशा एडवाइस रहती है कि आप एयरबीएनबी जैसे जो घर होते हैं आप वहाँ पर स्टे करें। रीज़न बीइंग क्योंकि वहाँ पर आपको किचन मिल जाती है। अगर आप बजट में हैं तो आप हर टाइम का खाना आप शायद बाहर से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो बेटर रहेगा कि आप वेबसाइट्स लाइक booking.com या फिर अगोड़ा में भी अब उन्होंने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है, अगोड़ा होम्स करके उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। booking.com में भी एक कैटेगरी आई है अपार्टमेंट्स करके, तो आप वहाँ पर अपार्टमेंट्स या फिर आप अगोड़ा होम से घर या फिर आप एयरबीएनबी जैसी वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हॉस्टल्स में भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी आपको शेयर्ड किचन का पूरा एरिया मिल जाता है जहाँ आप अपना खाना वगैरह गर्म कर सकते हैं या फिर पका भी सकते हैं। तो स्टे के लिए एक प्रो टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप अपनी ये लोकेशन चेक करें तो उसमें ध्यान देना कि आप हमेशा सिटी सेंटर के अराउंड ही रहें। उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके जो अट्रैक्शंस हैं वो आपके सारे वॉकेबल डिस्टेंस पे रहेंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा अपनी मेन जगह से अपने हॉस्टल या फिर बीएनबी तक जाने का। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जब एयरबीएनबी से बुक कर रहे हैं तो आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लोकेशन के हिसाब से भी रिव्यूज़ की कैटेगरी बनी होती है, आप वो चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अगोड़ा या बुकिंग में भी आराम से रिव्यूज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइटनरी की। जैसे आपको मैंने बताया था कि हमने जो अपना वीज़ा था वो अप्लाई करा था फ्रॉम ग्रीस, तो इसलिए मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज भी ग्रीस से ही होने चाहिए थे। तो इसलिए हमारे ग्रीस में थे ऑलमोस्ट 5 डेज और 6th डे हमारी एग्जिट थी, जिसमें से हमने एक दिन एथेंस रखा था। एथेंस से फिर हम चले गए थे पारोस, एक बहुत ही स्वीट सा आइलैंड था, वहाँ पर हम फेरी से चले गए थे। पारो से फिर हमने फिर फेरी पकड़ी और हम चले गए थे सेंटोरिनी, और सेंटोरिनी में हमने रखे थे 3 दिन। 5 दिन मुझे ऐसे लगा कि सफिशिएंट थे 2 आइलैंड और एक सिटी को कवर करने के लिए। सेंटोरिनी से फिर हम फ्लाइट पकड़ के, जो रायनेयर में बता रही हूँ आपको, सेंटोरिनी से फिर हम फ्लाइट पकड़ के चले गए थे वापस एथेंस, एंड देन फ्रॉम एथेंस हम चले गए थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में करीब हमने 4 से 5 दिन बिताए थे। मैं सिर्फ आपको हाईलाइट बता रही हूँ सिटीज़ का, जिसमें हम गए थे इंसब्रुक, हम गए थे साल्जबर्ग, एक बहुत ही प्यारा सा विलेज है हॉलस्टाड, उसके बाद हम गए थे हमारे जो कैपिटल है दैट इज़ वियना। तो हमने ये 4 चीज़ें कवर करी थी। उसके बाद फिर हम ट्रेन पकड़ के चले गए थे दूसरी कंट्री विच इज़ हंगरी। तो 3 दिन थे हम हंगरी में, जिसमें हम गए थे बुदापेस्ट। तो बुदापेस्ट में हमें ऐसे लगा कि 3 दिन सफिशिएंट थे, इसलिए हमने उसमें एक और जगह ऐड कर दी थी विच वॉज बहुत ही छोटा सा टाउन था जिसका नाम था ज़ेनतेंद्रे। तो ज़ेनतेंद्रे आप बुदापेस्ट से आराम से जा सकते हैं, आप ट्रेन का सफ़र कर सकते हैं और ज़ेनतेंद्रे आप डे ट्रिप को उसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं। 3 दिन के बाद हमारे पास एक दिन था जिसमें हमने कवर कर लिया था स्लोवाकिया। तो हम हंगरी से चले गए थे स्लोवाकिया वाया बस, जो मैं फ्लिक्स बस आपको बता रही थी। वहाँ पर हम उसके सिर्फ कैपिटल गए थे विच वॉज ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा एक बहुत ही छोटा सा टाउन है, बहुत ही स्वीट सा टाउन है, जो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आपको ब्रातिस्लावा कवर करना है तो आप ऑस्ट्रिया से भी डे ट्रिप प्लान कर सकते हैं ब्रातिस्लावा के लिए, बट हमने डे ट्रिप नहीं प्लान करा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रात रुकना था, इसलिए मैं हंगरी से आई ब्रातिस्लावा। उसके बाद मैं ब्रातिस्लावा से फिर से बस पकड़ के चलेगी वापस वियना, और फिर वियना से थी हमारी एग्जिट टू दिल्ली। तो जी अब हम बात करते हैं फूड की, कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप अगर बजट में चल रहे हैं तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं और अरुण भी वही फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फूड आइटम जो आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आप
आप ये 4 कंट्री ट्रैवल कर रहे हो तो। अगर आप ग्रीस में हो तो डू नॉट मिस ग्रीक योगर्ट, और दूसरा आप वहाँ की ना जिलेटोस बहुत फेमस है जिसको आइसक्रीम बोलते हैं, और वो भी फ्रूट आइसक्रीम्स, वो मत मिस करना। अगर आप ऑस्ट्रिया में हैं तो आपको कॉफ़ी तो ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि वियना को बोलते हैं कॉफ़ी कैपिटल। और वहाँ पर एक और चीज़, एक चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको बोलते हैं साशे टॉट, और मोज़ार्ट की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। उसके अलावा अगर आप हंगरी जा रहे हैं तो हंगरी का तो भैया खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वहाँ की एक डिश है जिसको बोलते हैं लंगूस। लंगूज़ आप लगा लो कि जैसे भटूरा होता है ना, भटूरा की उन्होंने बेस बना दी और चीज़ और क्रीम लगा दी ऊपर, वो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उसको मत मिस करना। वेजिटेरियन ऑप्शंस में लंगूज़ जो है वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है चिमनी केक, और पेस्ट्रीज़ होती हैं, और बेकरी आइटम तो सारी की सारी फेमस है। इसके अलावा जब आप हंगरी में हैं तो पैन केक बहुत ज़्यादा फेमस है, पैन केक भी आप मिस नहीं करना। अब जब आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं स्लोवाकिया का, तो स्लोवाकिया में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उस डिश का नाम है पोटैटो डंपलिंग बोलते हैं उसको, इंग्लिश में पोटैटो डंपलिंग बोलते हैं उसको। वो एक्चुअली नेशनल डिश है स्लोवाकिया की, जिसमें आपको साथ में मिलता है शीप का चीज़, क्योंकि शीप चीज़ इज़ वेरी 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 फेमस। और अगर आप ड्रिंक्स वगैरह करते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया बेल्ट में, आपको हंगरी की बेल्ट में, और आपको ब्रातिस्लावा की बेल्ट में भी पलिंका करके एक आपका ड्रिंक होता है जिसमें आई थिंक 40 to 50% अल्कोहल होता है, और बाकी का जो होता है वो यहाँ के लोकल फ्रूट से वो एक ड्रिंक बनाते हैं, अल्कोहल ड्रिंक बनाते हैं। अगर आप ड्रिंक लवर हैं तो आप ये सारी चीज़ें भी, जो पलिंका है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दी जो आपको खरीद के खाना है। और अगर आप बजट में चल रहे हैं तो प्लीज़ डू कैरी सम पैक फूड विद यू। जैसे हम लोग हल्दीराम का थेपला हो गया, या फिर राजमा होगी, जो हमारा हाफ कुक मील होती है, हम वो ज़रूर कैरी करते हैं अपने साथ। आप वो ज़रूर कैरी करना, क्योंकि वो एटलीस्ट आपका एक मील तो पूरे दिन की आपकी सॉर्ट कर देता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सुपर मार्केट भी जा सकते हैं। जो मैं आपको सुपर मार्केट्स बता रही हूँ जो आपको ये सेंट्रल यूरोप में मिल जाएंगी। आपको स्पार हर जगह मिल जाएगा, आपको एक लिडल करके एक है, आपको वो हर जगह मिल जाएगी। आपको बिल्ला करके एक हाइपर मार्केट आपको वो मिल जाएगी। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको आराम से रेडी टू ईट खाना भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, फ्रोज़न पिज़्ज़ा मिल जाएगा। और अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हैं या फिर अगर आप एयरबीएनबीज़ में रुक रहे हैं तो वहाँ जनरली वहाँ पर अवन की या माइक्रोवेव की सुविधा होती है, तो आप वो वाला खाना ले सकते हैं, फ्रोज़न खाना ले सकते हैं और अपने माइक्रोवेव में उसको गर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो खाना आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब वो हंगरी में थे तो हमने 2 रात पिज़्ज़ा ही लिया था। एक जगह आई थिंक हमने लिडल से लिया था और एक जगह हमने स्पार से लिया था। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सुपरमार्केट जैसी जगह में जा सकते हैं, एंड यू कैन डिच दोज़ जो फैंसी आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं। वो कभी-कभी सही लगता है, हर बार आई थिंक सो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि कभी-कभी आप ये सारी जो फेमस चीज़ें वो खाने जा सकते हैं। बट हमेशा का अगर आप अपना मील जो है वो बाहर से खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी पड़ेगा, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली आपको शायद एक मील आपको 20 से 25 यूरो की पड़ सकती है। अगर आप कंफर्टेबल है इतना स्पेंड करने में तो आराम से कीजिए। आप गूगल करेंगे, आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स मिल जाएँगे जहाँ पर आप अच्छा खाना खा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रो टिप्स की बिफोर मूविंग ऑन टू द बजट। तो सबसे पहले आप एक तो अगर आप करेंसी कैरी कर रहे हैं तो आपको यूरो कैरी करना है। दूसरा, आपको ट्रैवल कार्ड भी अगर आप कैरी कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल कभी अगर आपके पास यूरो ख़त्म हो जाए तो आपके ट्रैवल कार्ड जो है वो आपका एक लास्ट पॉइंटर हो जाता है। हम अपने लास्ट की कुछ 7-8 कंट्री से नियो ग्लोबल का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास नियो ग्लोबल है तो वो चल सकता है, नहीं तो आपके पास फॉरेक्स कार्ड है। फॉरेक्स कार्ड भी ऑलमोस्ट हर जगह, छोटी दुकान हो या फिर बड़ी दुकान हो, हर जगह आपका जो है फॉरेक्स कार्ड चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर वाइडली एक्सेप्टेड है। दूसरी हम बात करते हैं आपको कि किस किस सिटी में या फिर किस किस कंट्री में आपको अपने कम्यूटेशंस जो है, मतलब किस किस सिटी में आपको पासेस लेने हैं। फॉर एग्जांपल जब आप ग्रीस में हैं तो आपको वहाँ पर, जब आप आइलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक चीज़ ले लेना, आप स्कूटी ले लेना, क्योंकि वो स्कूटी आपकी सबसे बेस्ट रहेगी। डू नॉट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट बसेस में मत रिलाई करना, क्योंकि वो कब आ रही हैं कब जा रही हैं, वो ना थोड़ा सा आप टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। दूसरी मैं बात करती हूँ कि जब आप
ग्रीस में है तो आपको फेरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आइलैंड टू आइलैंड हॉपिंग करने के लिए आपको फेरी चाहिए होगी। तो फेरी के केस में आप क्या कर सकते हैं, फेरी हॉपर करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आराम से एडवांस में अपनी फेरी बुक कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑन द गो लास्ट मोमेंट के लिए अपनी फेरी रखोगे तो आपको फेरी जो है वो हो सकता है देयर आर चांसेस कि आपको ना मिले, क्योंकि फेरी जनरली जो होती है ना वो बहुत जल्दी बुक हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रिया प्लान करें तो मैं सिटी बाई सिटीज़ चलती हूँ, जो हम गए थे। जब आपकी पहली सिटी अगर वियना है तो मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप वियना में आप 24 आवर वाला सिटी पास ले लेना, जो कि आपको कुछ साढ़े 11 यूरो का शायद आपको पड़ेगा। उससे आपको क्या हो जाएगा कि आप मल्टीपल टाइम्स जो है आप अपनी कम्यूटेशन यूज़ कर सकते हो। आप ट्रैम में भी यूज़ कर सकते हो, आप मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हो, आप बसेस में भी यूज़ कर सकते हो। हमने, क्योंकि हम एक ही दिन थे तो इसलिए हमने 24 आवर का सिटी पास ले लिया था। रिस्पेक्टिवली अगर आप ज़्यादा दिन है तो आप 48 आवर्स या फिर आप 72 आवर्स का भी सिटी पास ले सकते हैं। और आपको कहाँ से लेना है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे वहाँ पर आपको ओबीबी का एक काउंटर दिख जाएगा, आपको ओबीबी के काउंटर से जो सिटी पास है वो आपको ले लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं साल्जबर्ग में। साल्जबर्ग में आपको सिटी पास लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो आप वो पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि साल्जबर्ग में जितनी भी जगहें हैं ना वो सारी इंटरकनेक्टेड है, आप पैदल पैदल वॉकेबल डिस्टेंस से जा सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हॉलस्टाट की, तो हॉलस्टाट के लिए भी आपको कोई सिटी पास अंदर ज़रूरत नहीं है घूमने की, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा गाँव था। तो आपको जब एक बार जाना है फ्रॉम साल्जबर्ग टू हॉलस्टाट, वो आप ओबीबी की ऐप से आप वो अपनी बसेस या फिर ट्रेन रिस्पेक्टिव आप वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी सिटी की, विच वॉज इंसब्रुक। इंसब्रुक में भी सिटी पास इज़ हाईली रिकमेंडेड। हम 24 आवर्स के लिए थे तो हमने 24 घंटे वाला सिटी पास ले लिया था। रिस्पेक्टिवली अगर आप 48 आवर्स हैं या फिर आप 72 आवर्स हैं इंसब्रुक में, तो आप रिस्पेक्टिव अपना प्लीज़ ट्रैवल कार्ड ले लेना, क्योंकि ट्रैवल कार्ड आई थिंक कुछ हमें 59 यूरो का 24 आवर्स का पड़ा था। और उस 59 यूरो की पूरी वर्थ तो 2 जगह ही होगी थी। एक थी स्वरोस्की गार्डन आना जाना, प्लस स्वरोस्की गार्डन घूमना, प्लस एक नॉर्केडे आपका माउंटेन है जिसको टॉप ऑफ इंसब्रुक भी बोलते हैं, वो भी पूरा कवर था। उसकी जो फेनिकुलर है वो सारी कवर थी हमारे वो इंसब्रुक के कार्ड में। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप इंसब्रुक का कार्ड ले लीजिएगा। अब मैं तीसरी कंट्री चलती हूँ, विच इज़ माई हंगरी। हंगरी में हम थे बुदापेस्ट में। बुदापेस्ट में हमने ट्रैवल कार्ड नहीं लिया था, बट हमने बाद में फिर रियलाइज़ करा कि अगर हमने 24 आवर्स वाला या फिर 48 आवर्स वाला या फिर 72 आवर्स वाला, रिस्पेक्टिवली आप कितने दिन हैं बुडापेस्ट में, अगर आप वो कार्ड ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा। आपको बार-बार टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो टिकट भी या तो आप मेट्रो स्टेशन में आपके फ़िज़िकल कियोस्क लगे होंगे, आप वहाँ से भी वो पासेस ले सकते हैं या फिर सिंगल टिकट्स ले सकते हैं। नहीं तो आप ऐप से भी ले सकते हैं, और ऐप जो है बीके की गो ऐप करके है, आप वहाँ से आराम से अपना पासेस या फिर रिस्पेक्टिव टिकट्स ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा सिटी की, तो ब्रातिस्लावा में भी सिटी पास मिलता है, बट मुझे नहीं लगता आपको ब्रातिस्लावा में अगर आप 1 दिन के लिए हैं तो आपको सिटी पास की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एक ही जगह पर आना है, विच इज़ योर ओल्ड टाउन। वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस में है, तो आप ब्रातिस्लावा में अपना सिटी पास जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर की, कि जब भी आप ये टिकट्स लें तो प्लीज़ उसको वैलिडेट ज़रूर करना, क्योंकि हम गलती से बुडापेस्ट में एक जगह वैलिडेट करना भूल गए थे। भूल नहीं गए थे, वो एक्चुअली वो हम ट्रैम में चढ़े थे, तो हमें पता ही नहीं था कि वो वैलिडेट होगा कहाँ से, क्योंकि ट्रैम्स में क्या होता है, जो वैलिडेशन के पॉइंटर्स लगे होते हैं ना वो ट्रैम की गेट पे लगे होते हैं। वो हमें नहीं पता था, हमें लगा कि शायद ट्रैम के अंदर होंगे, क्योंकि हाँ ऑस्ट्रिया में जब भी आप ट्रैवल करोगे ना तो ट्रैम हो गई या बसेस होगी उसके अंदर लगा होता था, बट बुदापेस्ट में थोड़ा सा उल्टा था। तो हमारा वहाँ पर कटा चालान, और हमने दिए थे 11,000 हंगेरियन फॉरेंट, जो कि होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 इंडियन रुपीज़ होते हैं। तो वहाँ पर हमारा चालान कटा था। तो मेरी एक एडवाइस है, जब भी आप ये टिकट्स लें तो आपको हर बार जो है वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बुडापेस्ट में हैं और आपने एक पास ले लिया है, और अगर आप वो पास को मल्टीपल टाइम्स भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी बार भी आपको यूज़ करना है उतनी बार आपको वो वैलिडेट करना पड़ेगा। ऐप से थ्रू भी कर सकते हैं, और आप फिजिकल स्टेशन के बाहर भी आप कर सकते हैं। इस चीज़ का आप रखना ध्यान। अब हम बात करते हैं कि मस्ट ऐप्स जो आपके पास होनी चाहिए जब आप ये 3-4 कंट्री जो है आप वो प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए आपके पास गूगल मैप। जितनी भी ये 4 कंट्रीज़ हैं उसका एक ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा है या नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास मैप्स हैं, तो आपको बचाने के लिए। दूसरा है, अगर आप ऑस्ट्रिया में हैं तो आपको वैसे तो डायरेक्शन वगैरह की आपको ज़रूरत कोई और ऐप के थ्रू पड़ेगी नहीं, क्योंकि गूगल मैप आपको बहुत अच्छा रास्ता बता देता है। आप अगर हंगरी में हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ बीके की गो ऐप, जिससे आप सारी जो टिकट्स वगैरह है ये आप खरीद सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको सारी इंटरसिटी ट्रेन्स वगैरह करनी है तो ओबीबी ऐप है, ओमियो करके एक ऐप है। अगर आप ओबीबी के अलावा एक और ट्रेन नेटवर्क भी है जिसको बोलते हैं रेलजेट। अगर आपने कोई भी ट्रेन टिकट जो है वो रेलजेट के थ्रू बुक कराई है तो आप रेलजेट की भी ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप वो एक्टिवेट, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कल की ट्रेन है तो आप जैसी वो ट्रेन अपनी शेड्यूल हो जाएगी तो एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, तो ये सारे क्यूआर कोड जो है ये आपके सारे ऐप में ही इनेबल होंगे। तो ये आपको रिस्पेक्टिव अपने ट्रेन के करियर की ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हर जगह इंग्लिश बोली जाती है, बट स्टिल कभी कभी जब हम किसी लोकल शॉप से हेल्प मांगने जाते हैं तो उनको शायद वो इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आई विल एडवाइस कि आप गूगल ट्रांसलेट में जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो भी डाउनलोड कर लेना, ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना। बाई चांस किसी को थैंक यू, सॉरी, वेलकम, हेलो बोलना हो तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मेरे को उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में बोलना कैसे है। अब जो लास्ट है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कैसे आपकी ट्रिप जो है वो 1.5 लाख के अंदर अंदर हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं बजट की। तो बजट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप मान के चल रहे हो कि आप फ्लाइट से ही आओगे और फ्लाइट से ही जाओगे, ठीक है। तो फ्लाइट की कॉस्ट जो है आपकी पर पर्सन राउंड टिकट पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से लेकर 45,000 तक की पड़ सकती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने दिन पहले वो फ्लाइट जो है आप वो बुक कर रहे हो। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़्लाइट बुक करते हो तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट फ़्लाइट मत बुक करना। दूसरी हम बात करते हैं आपकी वीज़ा की। जो आपकी वीज़ा की कॉस्ट है वो आपकी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली, जैसे बताया था, 11 से 12,000 इंडियन रुपीज़ पड़ सकती है। तीसरी हम बात करते हैं आपकी होटल की। होटल का मैं लेकर चल रही हूँ, जैसे साल्ज़बर्ग जैसी जो एक सिटी थी जहाँ पर होटल जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वहाँ पर आपका बजट जो है वो थोड़ा-सा हिल सकता है और वो आपको 6 से 7,000 पर नाइट पड़ सकता है। बट रेस्ट ऑफ द सिटीज़ में आपका 2.5 से लेकर 3,000 इंडियन रुपीज़ के बीच में आपका होटल जो है वो पर डे पड़ेगा। तो आप जितने भी दिन हैं आप वो उतने दिन के हिसाब से आप वो मल्टीप्लाई कर लेना। 3,000 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल 10 अगर आप कर लेंगे, मान लेते हैं कि आप 10 दिन रुक रहे हैं, तो आपका होटल हो गया 30,000 रुपये का। अब हम बात करते हैं फूड की। फूड मैं ये मान के चल रही हूँ कि एटलीस्ट आप एक मील अपने घर से ही कर रहे हैं, जैसे ब्रेड आपने ले ली या फिर आपने सुपरमार्केट चले गए, आपने वहाँ से कुछ सामान ले लिया। तो अगर आप एक मील भी बाहर से करते हैं तो एवरेज मैं आपको बता देती हूँ, तो आपका पर डे की कॉस्ट पड़ेगी फूड की, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 यूरोज़। क्योंकि जितनी भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, ये काफ़ी महंगी। अगर आप मैकडॉनल्ड्स जैसी जगह में भी जाओगे तो वहाँ पर भी वन टाइम की जो अगर आप मील लोगे ना, वो भी आपकी 10 से 12 यूरो तो पड़ ही जाएगी। तो इस हिसाब से अपना फूड जो है आप वो मैनेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके इंटरनल ट्रैवल की। तो इंटरनल ट्रैवल अगर तो आपने पहले से ओबीबी नेटवर्क से या फिर आपने रेल जेट से या फिर आपने फ्लिक्स बस से अगर पहले ही बुक कराई है तो आपकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पड़ जाएगी कुछ 25 यूरो से लेकर 35 यूरो के बीच में आपको वन साइड ट्रेन की कॉस्ट पड़ जाएगी। और यही कॉस्ट अगर आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे बुक कराएंगे तो ये 3 गुना बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से आप अपना जो है ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सिम की। सिम जैसे मेरे को पड़ा 15 यूरो का, तो मैं मान के चल रही हूँ 15 से 20 यूरो का आपको भी पड़ जाएगा। और ऊपर से आप मिसलेनियस कॉस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ सामान खरीदना है, सोवेनियर खरीदना है, चाय खरीदनी है, कॉफ़ी खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं यार। फेरी का खर्चा है, आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसे म्यूजियम्स में आना है तो इसकी कॉस्ट आपकी पड़ जाएगी, मान लेते हैं कुछ 20 से 25,000 इंडियन रुपीज़ आपके कुछ मिसलेनियस खर्चे पड़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने ये पूरा का पूरा जो 4 कंट्री का जो ट्रिप आपको अभी बताया है वो 1.5 लाख के अंदर आपका आराम से हो जाना चाहिए। कंडीशन यही है कि आप अगर बजट में होटल देखेंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप बजट में खाना खाएंगे आप तब भी ये प्लान कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैवल एक्सपेंसिव इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप यूरोप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 से 4 लाख रुपया ही चाहिए पर पर्सन। आप आराम से 1.5 लाख के अंदर अंदर कर सकते हैं। अगर आपको हर कंट्री की हमने ना एक डिटेल में वीडियोस भी बना रखी है, अगर आपको हर कंट्री की हम कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको वो भी देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट दिख रही होगी। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं और रिस्पेक्टिवली सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपना जो आइटनरी आप वो प्लान कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा पूरा जो ये वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके अगर बता सकते हैं, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं @veggie wonder। तो जी ऐसे ही घूमते रहिए, मौज बनाते रहिए और देखते रहिए वेजी वंडर।